कभी सोचा है कि एक ऐसा भी वक्त था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में से एक था, जब दुनिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। देखिए, हम अक्सर इतिहास को सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी की तरह देखते हैं, लेकिन उस सिस्टम को भूल जाते हैं जिसने उस महान साम्राज्य को खड़ा किया। तो चलिए, आज भारत के भविष्य का वो ब्लूप्रिंट उसके शानदार अतीत में खोजते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या आज, जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और ग्लोबल ट्रेड जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, तो इसका हल सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि 2300 साल पुराने पाटलिपुत्र में मिल सकता है? ये पड़ताल सिर्फ एक इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि आज की मुश्किलों के लिए एक अनोखे समाधान की तलाश है। तो चलिए, इस सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले मौर्यों की समृद्धि को समझेंगे, फिर चाणक्य के जबरदस्त मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे, उस दौर के शानदार इनोवेशंस देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि आज का भारत इससे क्या-क्या सीख सकता है। मौर्य साम्राज्य, जो 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला, वो सिर्फ एक राजनैतिक ताकत नहीं था, वो एक आर्थिक चमत्कार था। उस जमाने में भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर ये आज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि उनकी समस्याएं आज से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। सोचिए, एक बहुत बड़ी आबादी, सैकड़ों अलग अलग संस्कृतियां और बाहर से हमलों का लगातार खतरा। इन सबके बावजूद उन्होंने एक स्थिर और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बना ली थी। और इस पूरी सफलता के पीछे एक ही जीनियस दिमाग था, आचार्य चाणक्य और उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र। ये सिर्फ राजनीति की किताब नहीं है, बल्कि देश के लिए दौलत बनाने का एक पूरा का पूरा मैन्युअल है। देखिए, अर्थशास्त्र का मकसद एकदम साफ था, एक अमीर और स्थिर राज्य बनाना। चाणक्य का मानना था कि लोगों का कल्याण, जिसे वो योगक्षेम कहते थे, वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना हो ही नहीं सकता। चाणक्य की पूरी आर्थिक व्यवस्था 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, अर्थव्यवस्था में सरकार का एक्टिव रोल। दूसरा, एक लॉजिकल टैक्स सिस्टम। और तीसरा, बाजार में भरोसा बनाने के लिए एक मजबूत कानून व्यवस्था। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला पिलर था सरकार का रोल। चाणक्य का मानना था कि माइनिंग और नमक जैसे जरूरी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर सरकार का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इससे सरकार के पास इतना रेवेन्यू आता था कि एक पावरफुल सेना और बड़े-बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कभी पैसे की कमी नहीं होती थी। अब बात करते हैं टैक्स की, और यहाँ चाणक्य का फलसफा तो कमाल का है। वो कहते थे, टैक्स ऐसे इकट्ठा करो जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। टैक्स सिस्टम सख्त था, किसानों से उनकी उपज का छठा हिस्सा लिया जाता था, लेकिन इसे हमेशा देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर था न्याय। देखिए, आर्थिक तरक्की के लिए भरोसा सबसे कीमती चीज है। मौर्य काल में मिलावटखोरी या कम तौलने जैसी धोखाधड़ी पर भारी जुर्माना और सजा थी। ये आज के कंज्यूमर राइट्स का ही एक पुराना रूप था, जो बाजार को भरोसेमंद बनाता था। तो ये तो हो गए नियम कानून, जो कि नींव थे, लेकिन असली इमारत तो इनोवेशन पे खड़ी हुई थी। चलिए, अब उन प्रैक्टिकल इनोवेशंस को देखते हैं जिन्होंने मौर्य अर्थव्यवस्था को असली ताकत दी। मौर्यों ने खेती में एक तरह से क्रांति ला दी थी। सीताध्यक्ष नाम का एक स्पेशल ऑफिसर होता था, जिसका काम था ये पक्का करना कि कोई भी जमीन बंजर न रहे। सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लेती थी, बल्कि गुजरात की सुदर्शन झील जैसे बड़े-बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश भी करती थी, ताकि पैदावार बढ़े। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज हम एक राष्ट्र एक बाजार की बात करते हैं। मौर्यों ने ये काम 2300 साल पहले ही कर दिया था। पूरे साम्राज्य में वजन, नापतोल और यहां तक कि ईंटों का साइज भी एक जैसा था। इससे व्यापार करना बहुत आसान और भरोसेमंद हो गया। और इस पूरे व्यापार को रफ्तार देने के लिए उन्होंने बनाया उत्तरापथ, जो आज की ग्रैंड ट्रंक रोड का पुराना रूप है। ये सड़क पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक फैली थी और मौर्य अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी। इसने पूरे साम्राज्य को एक इकोनॉमिक धागे में पिरो दिया था। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इस ऐतिहासिक विश्लेषण से आज का भारत क्या सीख सकता है? चलिए, कुछ ठोस सबकों पर नजर डालते हैं। पहला सबक एकदम साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ है। मौर्यों ने यह समझ लिया था कि सड़कें और सुरक्षित रास्ते ही इकोनॉमी की नसें होती हैं। आज भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने और ग्रोथ को तेज करने के लिए ठीक उसी उत्तरापथ वाली दूर की सोच की जरूरत है।
दूसरा सबक आज भी उतना ही काम का है, सरकार और बाजार के बीच सही बैलेंस बनाना। चाणक्य ने एक कमाल का मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल बनाया था, जो न पूरी तरह सरकारी था और न पूरी तरह प्राइवेट। उन्होंने ना तो पूरी तरह समाजवाद को अपनाया और ना ही पूंजीवाद को। जो रणनीतिक सेक्टर थे जैसे माइनिंग, वो सरकार के कंट्रोल में थे, जबकि व्यापार और खेती जैसे बड़े हिस्से प्राइवेट हाथों में छोड़े गए थे, ताकि इनोवेशन और कंपटीशन बना रहे। ये दोनों का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मिक्सचर था। तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक है नैतिक शासन का। चाणक्य के अपने शब्दों में, सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ यानी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब साफ था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक न्याय वाला समाज ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और ये नैतिकता सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, इसे लागू करने के लिए मौर्यों के पास एक जबरदस्त इंटेलिजेंस और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम था, जो ये पक्का करता था कि आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन यानी करप्शन काबू में रहे और सारी नीतियां सही से लागू हों। तो अगर हम मौर्य ब्लूप्रिंट को संक्षेप में देखें तो ये कुछ स्तंभों पर टिका था: शानदार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का सही बैलेंस, मानकीकरण से बने एक जैसे बाजार, भरोसे के लिए नैतिक शासन और खेती में लगातार निवेश। ये सच में राष्ट्रीय समृद्धि का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। आखिर में मौर्य साम्राज्य का इतिहास हमें यही सिखाता है कि भारत को सोने की चिड़िया किसी चमत्कार ने नहीं, बल्कि सटीक नीतियों, कड़े अनुशासन और दूर की सोच ने बनाया था। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने का रास्ता शायद बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने इतिहास के अंदर ही मौजूद है। लेकिन ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर छोड़ देता है। क्या एक प्राचीन राजतंत्र के लिए तैयार की गई नीतियां आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अपनाई और लागू की जा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।